नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में सूरगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही अच्छा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे। छोटा बेटा अपने पिता का सबसे लाडला था। राजा बहुत बीमार था। उसकी बीमारी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और राज्य के सारे वैद्य बुलाए गए, पर कोई उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सका। उन वैद्यों में से सबसे बूढ़े वैद्य ने कहा, इस बारे में हमारे ज्ञान बहुत कम है। आप किसी ज्योतिषी को बुलाएं, शायद वे कुछ बता पाएं। चारों तरफ से ज्योतिषी बुलाए गए। उन्होंने भी अपनी सारी किताबें खोज डाली और वे भी कुछ ज्यादा अच्छा हल नहीं बता सके। अचानक से इन ज्योतिषियों के साथ एक जादूगर भी आ गया, पर कोई उसे जानता नहीं था। जब सब लोगों को जो कुछ कहना था कह चुके थे, तब वह जादूगर आगे आया और बोला, मैं आपके जैसे अंधेपन के कई किस्से जानता हूँ। इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन सोती हुई रानी के शहर में एक कुआं है। उसी के पानी से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। यह सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सोती हुई रानी का नाम नहीं सुना था। इससे पहले कि वे यह सब जानने की कोशिश करते कि वह सोती हुई रानी कौन थी, इतनी देर में वह जादूगर वहां से गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे वहां नहीं देखा। यह सुनकर राजा उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वह आदमी कौन था जिसने उसे इस इलाज के बारे में बताया, पर कोई उसे जानता नहीं था। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सका। उन ज्योतिषी में से एक ने कहा, महाराज, वह पड़ोसी देश का कोई जादूगर हो सकता है और यहाँ अपने जादू से आ गया होगा। राजा ने पूछा, क्या सोती हुई रानी के शहर का कोई अता पता जानते हो? एक बूढ़ा दरबारी बोला, महाराज, हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि वह जगह कहाँ है। अगर मैं जवान होता तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाता। इस पर राजा का बड़ा लड़का बोला, अगर किसी को उस शहर को ढूंढने जाना है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि बड़े बेटे होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं अपने पिता की तंदुरुस्ती की देखभाल करूं। राजा प्रेम से बोला, शाबाश बेटे, शाबाश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम घोड़ा या पैसा और भी कुछ तुम्हें चाहिए वह ले जाओ, और मैं 3 महीने में तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा कि तुम उस शहर का पता लगा कर आओगे। बड़ा लड़का राज्य के समुद्र तट पर गया और एक जहाज पर चढ़ गया। वह जहाज बहुत ही जगहों पर उड़ते हुए जाने वाला था। जब जहाज एक तब्बू के पास पहुंचा तो राजा को बड़ा लड़का जब जहाज एक तंबू के पास पहुंचा तो राजा का बड़ा लड़का वहां से उतरकर तंबू देखने लगा। जब वह वहां घूम रहा था तो उसने एक सुंदर लड़की देखी और उससे बात करने लग गया। और उससे बातें करने में वह इतना मगन हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जहाज वहां से चला गया और बड़ा लड़का वहीं उसी तंबू पर रह गया। पहले तो उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसका जहाज छूट गया और वह अपने पिता के अंधेपन की दवा लाने नहीं जा सका, पर उस लड़की ने उसे अपने पिता की बीमारी और अपनी यात्रा का उद्देश्य सभी कुछ भुला दिया। जब 3 महीने हो गए और बड़े बेटे का कहीं पता नहीं चला तो राजा को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मर गया हो।
वह बेचारा अंधा तो पहले से ही था और ऊपर से बेटे के खोने का दुख भी था। उसे धीरज देने के लिए उसका बीच वाला बेटा बोला, पिताजी, उस सोती हुई रानी का शहर और उसके कुएं का पानी ढूंढने मैं जाऊंगा। राजा को बहुत डर था कि कहीं उसके बेटे को भी कुछ न हो जाए, पर फिर भी उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। वह भी अपने राज्य के समुद्र तट पर गया और एक जहाज पकड़ा। इस बार यह जहाज उस तंबू पर एक दिन के लिए रुकने वाला था। बड़े भाई की तरह से मझला लड़का भी वह तंबू देखने के लिए जहाज से उतर गया। वहां से वह एक बगीचे में घूमने चला गया, जहाँ के साफ पानी में बहुत सारे पेड़ों की छाया पड़ रही थी। उस पानी में हर तरह के रंगों की मछलियां घूम रही थी। वह सब उसे बहुत अच्छा लगा। वहां से वह शहर की सड़कों पर घूमने चला गया। घूमते घूमते वह एक चौराहे पर पहुंच गया, जिस पर संगमरमर का एक फुब्बारा लगा हुआ था। उस चौराहे के चारों तरफ बहुत सारी इमारतें थीं और उन इमारतों के बीच एक बहुत ही सुंदर महल था। उस महल में सोने चांदी के खंभे और दीवारें थीं जो धूप में चमकती रहती थी। राजपुत्र को उस सोने चांदी की दीवारों के उस आर पार अपना भाई घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे आवाज लगाई, भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वापस घर क्यों नहीं जा रहे हो? हम तो समझे कि तुम मर गए होंगे। खैर, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर बड़ा भाई बोला, एक बार जब मैं टापू पर उतर गया तो मैंने वहां से वापस नहीं जा सका। फिर मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की मिल गई, जिसके पास बहुत कुछ था और उसकी बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी बहन भी थी। अगर तुम्हें वह पसंद हो तो तुम उससे शादी कर लो। इसी तरह से 12 घंटे बीत गए और मझला लड़का भी बड़े लड़के की तरह अपने जहाज पर नहीं चढ़ सका। मझला लड़का कुछ देर तो दुखी रहा, फिर वह भी सब कुछ भूल गया, अपने पिता को, जादुई पानी को और अपने भाई की तरह से वह भी उस सोने चांदी के महल में बंद होकर रह गया। फिर जब 3 महीने और बीत गए और राजा का पीछे वाला लड़का भी वापस नहीं आया, तो राजा को बहुत चिंता हुई। उसे और उसके सारे दरबारियों को डर लगा कि वह भी कहीं अपने बड़े भाई की तरह मर न गया हो। यह देखकर राजा के सबसे छोटे बेटे ने ऐलान किया कि अपने भाइयों को ढूंढने और उस जादुई पानी को लेने के लिए अब वह खुद जाएगा। राजा दुखी होकर बोला, अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अंधा और दुखी तो मैं पहले से ही हूँ, और फिर भी अपना आखिरी बेटा भी खो दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर छोटे लड़के ने अपने पिता को उम्मीद बंधाई कि वह चिंता न करे, वह जल्द ही अपने तीनों बेटों को सुकुशल देखेगा। राजा ने भारी मन से उसे जाने की इजाजत तो दे दी। वह भी राज्य के बंदरगाह पर गया और वहां से एक जहाज पकड़ा। वह जहाज भी उस टापू पर रुका। वह जहाज वहां से 2 दिन रुकने वाला था। जहाज के कप्तान ने छोटे लड़के से कहा कि वह आगे चाहे तो
उस टापू को उतरकर देख सकता है, पर उसे समय पर जहाज में वापस भी आना था। कहीं ऐसा न हो कि वह भी दूसरे दो नौजवानों की तरह टापू पर उतरे और उनकी तरह भी समय पर न आए, क्योंकि उसके बाद तो उन दोनों का कहीं पता ही नहीं चला। छोटा लड़का समझ गया कि वह उसके भाइयों के बारे में बात कर रहा था। अगर वे यहाँ उतरे हैं और फिर वापस जहाज पर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे यहीं कहीं होंगे। यह सोचकर वह जहाज से उतर गया। अगर वह इस टापू पर रहा तो शायद वह अपने भाइयों को यहाँ देख सके। घूमते घूमते वह भी उसी सोने और चांदी के महल पहुंच गया जहाँ उसके भाई रहा करते थे। वे उसे वहाँ दिख भी गए। वे आपस में गले मिले। उन्होंने छोटे भाई को बताया कि किस तरह से वे जादू की वजह से उस टापू को नहीं छोड़ सके। उन्होंने उससे यह भी कहा कि हम लोग तो यहाँ स्वर्ग में रह रहे हैं। हम दोनों के पास एक एक सुंदर लड़की भी है। इस टापू की मालकिन मेरी है और उसकी छोटी बहन मझले भाई की है। अगर तुम भी यहाँ रहोगे तो हमारी उन लड़कियों की कोई तो बहन होगी जो तुम्हें पसंद आ जाए। छोटे भाई ने उनकी बातों को बीच में ही काट दिया और कहा, भैया तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम अपने पिता के लिए अपना फर्ज भूल गए हो। मैं यहाँ सोती हुई रानी के कुएं का जादुई पानी लेने आया हूँ और मुझे अपने इस इरादे से कोई नहीं हिला सकता, न दौलत, न आनंद और न ही सुंदर लड़कियां। यह सुनकर उसके दोनों भाई चुप रह गए और वहां से गुस्से में चले गए। छोटा भाई वहां से जल्दी से अपने जहाज पर चला गया। जहाज के पाल खोल दिए गए और जहाज आगे की तरफ चल दिया। जैसे ही छोटा लड़का उस नए शहर की जमीन पर पहुंचा, उसने हर एक से सोती हुई रानी के शहर के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। अब वह बेकार में इधर उधर ढूंढने के बाद किसी ने उसे एक बूढ़े के पास भेजा। वह बूढ़ा एक पहाड़ के ऊपर रहता था। बूढ़ा बहुत ही आयु का था। कोई नहीं जानता था कि उसकी उम्र क्या है। छोटा लड़का उस पहाड़ पर चढ़ा तो उसे वह दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ मिल गया। वहां जाकर उसने उससे पूछा कि क्या वह सोई हुई रानी के टापू के बारे में कुछ जानता है। बूढ़े ने उससे कहा, वो नौजवान, मैंने उस जगह का नाम तो सुना है, पर वह जगह बहुत ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए पहले तुम्हें एक समुद्र पार करना पड़ेगा, जिसे पार करने में तुम्हें करीब करीब 1 महीना लग जाएगा और उस यात्रा में आए हुए खतरों को तो गिनना ही क्या है। और अगर तुम वह समुद्र सुरक्षित रूप से पार भी कर गए तो सोती हुई रानी के टापू पर तुम्हारे लिए आगे बहुत सारे खतरे हैं। उस टापू का तो नाम ही बदकिस्मती का दूसरा नाम है, क्योंकि लोग उसको आंसुओं का टापू भी कहते हैं। छोटा लड़का उस टापू के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। वहां से वह बंदरगाह से जहाज पर चढ़ा। वहां से समुद्र बहुत ही डरावना था, क्योंकि उस पार में बहुत बड़े समुद्री जानवर थे और उसमें बहुत बड़े बड़े जहाज भी चल रहे थे। पर छोटा लड़का बहुत ही बहादुर शिकारी था। वह उन सब से बिल्कुल नहीं डरा। उसका जहाज उन जानवरों के पंजों में से
निकलता हुआ आंसुओं के टापू में पहुंच गया। वहां का बंदरगाह बिल्कुल ही सूना था और वहां कोई आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। छोटा लड़का वहां उतरा और एक चौकीदार से उससे जानने के लिए रास्ता पूछा, पर वह ना तो बोला ना हिला। वह आदमी तो मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके बाद अपना सामान उठाने के लिए छोटा लड़का वहां के मजदूरों की तरफ बढ़ा तो वे भी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। उनमें से कुछ पीठ पर भारी भारी संदूक भी थे। और उनका एक पैर आगे की तरफ हवा में उड़ा हुआ था। छोटा लड़का शहर में दाखिल हुआ। सड़क के एक तरफ से उसे एक जूता बनाने वाला दिखाई दिया। शांत और मूर्ति जैसा उसका एक हाथ जूते से धागा निकालते हुए रुक गया था। सड़कें, खिड़कियां और दुकानें सभी आदमियों से भरी हुई थी, पर वे सब मूर्ति बने पुतले लग रहे थे और बड़े अजीब अजीब मुद्राओं में खड़े हुए थे। यहाँ तक कि घोड़े, कुत्ते, बिल्ली और दूसरे प्राणी भी रास्ते में ऐसे ही मूर्ति बने खड़े थे। इस शांति के बीच में से गुजर करते हुए वह एक महल के सामने आकर खड़ा हुआ। वह महल टापू के पुराने राजाओं की मूर्तियों और उनके पत्थरों से सजा हुआ था। महल के सामने बहुत सारी मूर्तियों की कतार लगी थी। उन पर लिखा हुआ था, चमकती हुई महात्माओं की रानी से जो इस टापू पर राज्य करती है। छोटे लड़के ने सोचा, यह रानी कहाँ है? क्या यह वही रानी है जो सोती हुई रानी कहलाती है? ऐसा सोचते हुए वह एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और वहां से फिर उसने कई कमरे पार किए। वे सब कमरे सजे हुए थे, पर वहां हथियारबंद लोग खड़े हुए थे, पर उन लोगों पर भी जादू पड़ा हुआ था और वे सब मूर्तियों की तरह भी खड़े थे। एक कमरे में संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन पर एक छत्र लगा हुआ था। पास में ही सोने के एक बर्तन में अंगूर की बेल उग रही थी। उस कमरे के इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। बीच में वह बेल उस सिंहासन पर उसके छत्र के चारों तरफ लिपटी हुई थी और उनको अंगूर के गुच्छे और उस बेल के पत्तों से सजा रही थी। वहां के बगीचे में हर तरह के फलों के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े थे। उन पेड़ों की शाखाएं कमरे की खिड़कियों से होकर अंदर तक जा रही थीं। छोटे लड़के को चलते चलते बहुत भूख लगी, तो उसने कमरे में आई हुई एक से एक सेब तोड़ लिया और उसे खाने लगा। जैसे ही उसने उस सेब को काटा, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी और जल्द ही वह अंधा हो गया। लड़के ने मन में सोचा, अब मैं इस देश में इधर उधर कैसे जाऊंगा जिसमें लोग मूर्ति बने खड़े हैं। उसने किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश की तो वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उस गड्ढे में पानी था तो वह नीचे पानी में गिर गया। किसी तरीके से उसने दो चार बार हाथ पैर मारकर बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका उस गड्ढे के पानी से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। असल में वह खुद एक कुएं की तली में था, पर उसका सिर पानी के बाहर था। उसने सोचा, तो यह है
वह कुआं जिसका पानी आंखों की रोशनी वापस लाता है, वह जादूगर शायद इसी कुएं की बात कर रहा था। इसी कुएं का पानी है जो मेरे पिता की आंखें ठीक कर पाएगा। काश मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊं, तो यह पानी पिताजी के लिए ले जाऊं। तभी उसे एक रस्सी मिल गई और उसे पकड़कर ऊपर आ गया। रात हो गई थी, तो उसने रात को सोने के लिए कोई पलंग ढूंढने की कोशिश की। उसे एक शाही सोने का कमरा मिल गया जो सही तरीके से सजा हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था। उस पलंग पर एक लड़की सो रही थी। उस लड़की की आंखें बंद थीं। वह लेटी हुई वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके सोने के ढंग से लड़के को लगा कि वह जब सो रही थी तब किसी ने उस पर जादू कर दिया होगा, इसलिए वह इस तरह सो रही थी। कुछ सोचने के बाद वह उसके बगल में जाकर सो गया। सुबह हुआ सवेरे ही उठ गया और उस लड़की के लिए एक चिट्ठी लिखकर उसके पलंग के पास वाली मेज पर रख गया। उसने उस पत्र में उसका पता और दिनांक लिखा। फिर उसने उस कुएं से जिसके पानी से आंखें ठीक होती हैं, एक बोतल पानी भरी और एक सेब तोड़ा जो अंधा कर देता था और अपने घर की तरफ चल दिया। जहाज फिर से उस टापू पर रुका। जब राजा को यह पता चला कि उसके तीनों बेटे सही सलामत वापस घर आ गए हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब वे आ गए तो उसने सबको कई बार गले लगाया। फिर उससे पूछा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन रहा? दोनों बड़े लड़के चुप रह गए और छोटा लड़का बोला, पिताजी, मैं यह कह सकता हूँ कि मैं रह गया, क्योंकि मैंने अपने खोए हुए भाइयों को ढूंढा और उन्हें यहाँ वापस लाया। मैं सोती हुई रानी के शहर पहुंचा और वहां से पानी लेकर आया, जिससे अब आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मुझे एक और आश्चर्यजनक चीज मिली है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वह कैसे काम करती है। इतना कहकर उसने एक सेब निकाला और अपनी माँ को खाने के लिए दिया। रानी ने जैसे ही उसमें दांत लगाई, वैसे ही वह अंधी हो गई। जोर से चीख पड़ी, अरे यह क्या हुआ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा राजकुमार बोला, माँ परेशान न हो, मैं आपको अभी ठीक करता हूँ। और उसने पानी की बोतल निकाली और बोला, इसका बस एक बूंद पानी आपकी और पिताजी की आंखों की रोशनी वापस ले आएगा। और वह पानी तो उसके दोनों बड़े भाई ने पहले ही बदल दिया था, इसलिए वह पानी जो छोटे लड़के के पास था वह तो नकली था। उसके पिता और उसकी माँ की आंखें की रोशनी वापस नहीं ला सका। रानी तो रोने लगी, राजा भी बहुत गुस्सा हुआ और छोटे लड़के का तो पूरा शरीर कांपने लगा। तब उसके दोनों बड़े भाई बोले, ऐसा इसलिए हुआ है कि इसे तो सोई हुई रानी के कुएं का पानी मिला ही नहीं, उसे तो हम लेकर आए हैं और वह पानी यह रहा। जैसे ही वह चुराया हुआ पानी राजा और रानी की आंखों पर लगाया गया, उन दोनों की आंखें ठीक हो गईं और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई।
भाइयों में काफी झगड़ा हुआ। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को चोर और धोखेबाज बताया और उसके भाई ने उसे झूठा बताया। राजा तो इस झगड़े का कुछ सिर पैर ही पता नहीं कर सका। आखिर में वह दोनों बड़े बेटे की तरफ ही रहा और छोटे लड़के से कहा, चुप रहो बेशरम, तुम्हारा कोई इरादा मुझे ठीक करने का तो नहीं था। नहीं नहीं, बल्कि तुमने तो अपनी माँ को भी अंधा कर दिया। सिपाही, इस कमीन को जंगल ले जाओ और इसे मार डालो। इसका दिल लाकर मुझे दो, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। राजा के सिपाही उसे घसीटकर बाहर जंगल की तरफ ले गए। छोटा राजकुमार चीखता रहा और उसने बचाव में कुछ न कुछ कहता रहा, पर वे सिपाही तो उसकी कुछ भी नहीं सुन रहे थे। पर भी किसी तरह वह उनसे अपनी कहानी कहने और उन्हें यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसी भले आदमी के खून से हाथ रंगने की बजाय उन सिपाहियों ने उससे यह वादा ले लिया कि वह फिर उस शहर में कभी वापस नहीं आएगा और उसे छोड़ देगा। फिर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने जंगल में ही किसी मरे हुए जानवर का दिल लिया और उसे लेकर राजा के पास वापस आ गए। उधर सोती हुई रानी के टापू पर जैसे ही छोटा राजकुमार वहां से गया था, वैसे ही रानी जग उठी। उस टापू का सारा जादू टूट गया तो एक जादूगर ने उसे जलने की वजह से उस पर डाला था। जादू ऐसा टूटा मानो जैसे उसी छोटे राजकुमार का इंतजार में हो। उस टापू के सारे लोग जग गए और जिंदा हो गए। रानी ने अपनी आंखें मली और बोली, मुझे तो आश्चर्य है कि इस धरती पर कौन सा ऐसा इंसान है जो इस टापू पर आया और इस कमरे में रहा और मुझे और मेरे आदमियों को उसके जादू से आजाद कर गया, जिसके जादू में हम थे। तभी एक दासी आई और उसने उसके पलंग के पास एक मेज पर रखा वह पर्चा लाकर उसे दिया। उस पर्चे से उसे पता चला कि वह आदमी राजा का बेटा था। तुरंत ही उसने राजा को एक चिट्ठी लिखी कि वह छोटे लड़के को वहां से तुरंत ही भेज दे, नहीं तो वह उस देश पर चढ़ाई कर देंगी। जब राजा को यह चिट्ठी मिली तो उसने दोनों बड़े बेटों को बुलाया और वह चिट्ठी पढ़ने को दी और उनकी राय पूछी। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे क्या कहें। आखिर में बड़ा बेटा बोला, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है, जब तक कोई जाकर रानी से यह न पूछे कि इसका क्या मतलब है। मैं खुद वहां जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। राजा के बड़े बेटे के लिए यात्रा आसान थी क्योंकि दुष्ट जादूगर का जादू टूट चुका था और सारे समुद्री जानवर समुद्र से गायब हो चुके थे। वहां से उस टापू के सारे लोग भी जिंदा हो चुके थे, तो अब सब कुछ वहां से सामान्य था। वह रानी के पास पहुंच गया और बोला, मैं ही वह राजकुमार हूँ। रानी जो जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करती थी, उससे कुछ सवाल पूछे। तुम यहाँ पहली बार किस दिन आए थे? तुमने यह शहर कैसे ढूंढा? जब तुम यहाँ आए तो मैं कहाँ थी? महल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था?
अब तुम यह क्या नई चीज देखते हो जो तुमने तब यहाँ नहीं देखा था जब तुम यहाँ पहली बार आए थे। रानी ने उससे और भी कई सवाल पूछे। अब बड़े लड़के ने खुद तो कुछ नहीं किया था, तो उनमें से किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे सका और हकलाने लगा। रानी को तुरंत ही पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा था। उसने उसका सिर कटवाकर शहर के दरवाजे पर टंगवा दिया और उसके नीचे दिखावा दिया, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा ही यही हाल होगा। इसके बाद राजा को रानी की दूसरी चिट्ठी मिली कि अगर उसके छोटे बेटे को उसके पास नहीं भेजा तो उसकी सेना उसके देश पर हमला करने के लिए तैयार है। वह उसके राज्य को, उसके परिवार को और उसे भी नष्ट कर देगी। छोटे लड़के को मारने के आदेश देने से राजा पहले ही दुखी था, तो उसने मझले बेटे की तरफ देखा और बोला, अब क्या करें? इसे हम कैसे बताएं कि वह मर चुका था और तुम्हारा बड़ा भाई भी घर क्यों नहीं आया? मझला लड़का बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। वह रानी के टापू पर गया। रानी के टापू पर पहुंचा। शहर के दरवाजे पर बड़े भाई के कटे सिर के टांगे देखकर उसे जो कुछ जानता था वह जान गया। वह तुरंत ही वहां से उल्टे पैर वापस आ गया। आकर कहा, पिताजी, बस हम मर गए, बस अब हम मारे गए। बड़ा भाई मर चुका है और उसका सिर उस शहर के दरवाजे के ऊपर टंगा हुआ है। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो एक और सिर उसके दरवाजे में लग जाता है। राजा यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा मर गया। अब मुझे पता चला है कि मेरा छोटा बेटा बिल्कुल बेकसूर था और यह सब मुझे सजा देने के लिए हुआ है अब तो सच बोल दो बेटे, मेरे मरने से पहले अपने गुनाह मान लो। महिला बेटा बोला, इस सब के लिए हमारी पत्नियां जिम्मेदार हैं। पिताजी, हम कभी सोती हुई रानी के टापू पर नहीं गए थे। छोटे भाई की जादुई पानी की शीशी को हमने एक साधारण पानी की शीशी से बदल लिया था। रोते हुए, चिल्लाते हुए और अपने बाल खींचते हुए राजा ने उन सिपाहियों को बुलाया और उन्हें उस जगह में ले जाने के लिए कहा जहां उन्होंने अपने छोटे बेटे को मारा था। यह सुनकर सारे सिपाही और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो छोटे बेटे को मारा ही नहीं था, उसे छोड़ दिया था और वह न जाने कहाँ होगा। यह समझ गया राजा समझ गया कि दाल में कुछ काला है। इसके मन में एक आशा जगी। वह सिपाहियों से बोला, तुम लोग मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें लोगों को माफ कर दूंगा। तब सिपाहियों ने राजा को कांपते हुए बताया कि उन्होंने राजकुमार को मारने का आदेश बिल्कुल नहीं माना था और उसे छोड़ दिया था। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और खुशी से पागल हो गया। फिर राजा ने मुनादी फिरवा दी कि जो कोई भी छोटे राजकुमार को राजा के पास जिंदा लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। छोटा राजकुमार वापस आ गया। राजा और उसके दरबारी को खुशी का ठिकाना न रहा। एक बार फिर वह सोती हुई रानी के टापू की तरफ चला। वहां उसका बड़ा भाई स्वागत हुआ।
वहाँ उसका बड़ा भारी स्वागत हुआ। रानी बोली, छोटे राजकुमार, तुमने मुझे और मेरे आदमियों को आजाद किया है, नई जिंदगी दी है। अब तुम्हें भी मेरे पति और इस टापू के राजा बनोगे। इसके बाद कई हफ्ते तक उस टापू पर खुशियां मनाई गईं, जिसकी वजह से उस टापू का नाम आंसुओं के टापू की बजाय खुशी का टापू हो गया। फिर वह सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।